यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटे? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गैस आज की क्लास में हम लोग जो है वो करेंगे हमारे HPSC कॉमर्स का टेस्ट नंबर 7। इसका पीडीएफ जो है वो मैंने मॉर्निंग के अंदर आपको जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दिया था। तो आज अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम इसके जो 50 क्वेश्चंस हैं, जो टोटल मिला के जो अपने 50 क्वेश्चन है, इन 50 क्वेश्चन को हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके जी, तो बढ़िया वाले 50 क्वेश्चन थे। आई होप आपने इसको जो है वो कवर कर लिया होगा और अब आप जो है मैच कीजिएगा और मैच करके देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, कुछ बच्चों का यह है कि सर कल वाला टेस्ट थोड़ा सा टिपिकल था और सर हमारे तो क्वेश्चन जो है या हमारे मतलब जो आंसर्स है वो ज्यादा सही नहीं हुए। तो कोई कह रहे सर मेरे तो 50 में से 35 हुए, कोई कह रहे मेरे तो सर 37 हुए, कोई कह रहे सर सिर्फ 40 ही हुए। तो देखिए, चाहे आपके 40 हुए चाहे आपके 20 हुए, आप उस चीज को दरकिनार कीजिए। आप बस एक बात समझिएगा, कल वाले टेस्ट में जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही बढ़िया वाले एनालिटिकल क्वेश्चन थे और उसका मेन मोटिव ये था कि एग्जाम में जाने से पहले आपको इन क्वेश्चन से थोड़ा सा रूबरू करवाया जाए, थोड़ा सा यूज टू करवाया जाए कि कल को अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पुटअप किए जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अभी जो मैं आपको ये सीरीज मैंने चलाई है, इस सीरीज के पीछे का जो मेन एम है वो ये नहीं कि आपकी टेस्टिंग करना, नहीं, इस सीरीज के पीछे का मेन एम है कि आपको क्वेश्चन से थोड़ा यूज टू करवाना, आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझाना कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया जा सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपका माइंड हर तरीके से जो है वो प्रिपेयर रहे। ठीक है ना जी। तो घबराइए मत, अगर आपके 30 भी ठीक हो रहे हैं तो भी ओके है, 20 हो रहे हैं तो भी ओके है, 40 हो रहे हैं तो भी ओके है, 50 हो रहे हैं तो ज्यादा खुशी मनाने की बात नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। ठीक है ना जी सर। चलो अब हम लोग जो है शुरुआत करते हैं हमारे आज के टेस्ट का। बढ़िया वाले 50 क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आई होप आपने इनको कवर तो किया होगा। अब हम मैचिंग कीजिएगा। चलो जी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था, बोलते हैं अंडर द फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट वर्क अंडर द प्लानिंग इंचार्ज। देखो, फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर जो आपका मैनेजर होता है ना, जनरल मैनेजर, उसके अंदर दो लोग आएंगे, एक तो आता है आपका प्लानिंग ऑफिसर, एक आएगा प्रोडक्शन ऑफिसर। तो जो प्लानिंग ऑफिसर होता है उसके अंडर जो है वो आता है आपके इंसेक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क हो गया, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हो गया। लेकिन जो प्रोडक्शन आपका मैनेजर होता है उसके अंडर जो है वो आते हैं आपके इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर जो है वो आपका प्लानिंग इंचार्ज का पार्ट नहीं है। अब ये फंक्शनल फोरमैनशिप जो है वो क्या है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन है कि आप किस तरीके से फैक्ट्री के सिस्टम को जो है वो क्या करते हो, एडमिनिस्टर करते हो, जो सपोर्ट करता है पोजेसिंग एंड न्यूमरस फोरमैन इन सेपरेट एंड द वेरिएंट फंक्शनल रोल। अब शुरुआत के अंदर क्या होता था, अर्लियर एक ही मैनेजर होता था और वो सब चीजों को जो है वो क्या करता था, मैनेज करता था। इन अर्लियर डेज फैक्ट्री हैड जस्ट ओनली वन टोटल मैनेजर हु वुड मैनेज द एंटायर ऑपरेशन। तो फंक्शनल फोरमैनशिप एक फैक्ट्री मैनेजमेंट टेक्निक है जो एडवोकेट करती है फॉर हैविंग मल्टीपल फोरमैन इन डिफरेंट स्पेशलाइज्ड रोल। तो अलग अलग रोल के लिए आपके मल्टीपल फोरमैन होने चाहिए। ट्रेडिशनली क्या था, तो वो आपको मैंने बताया कि फैक्ट्री जस्ट हैव ओनली वन फोरमैन हु वुड ओवरसी द ऑपरेशन। एक ही फोरमैन था जो सारे ऑपरेशन को ओवरसी करता था, बोले तो चेक करता था। ये जो फोरमैन था वो ओनली डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता था फैक्ट्री वर्कर के साथ में। लेकिन बाद में FW टेलर जो फेमस इंजीनियर थे, उन्होंने रिवोल्यूशनाइज किया साइंटिफिक मैनेजमेंट को और उन्होंने ये बोला कि ये जो सिस्टम है तो इसके अंदर बहुत सारी क्या है, कमी है। दे फाउंड ए मेजर फ्लो इन दिस सिस्टम। तो व्हेन ही लिस्टेड ऑल ऑफ द क्वालिटी सक्सेसफुल फोरमैन, तो उन्होंने ये पाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर वहां पे जो है अब क्या हुआ, आजकल जो प्रैक्टिस चलती है वो क्या है कि जो फैक्ट्री मैनेजर है उसके अंदर जो है वो क्या होंगे, दो लोग काम है, दो लोग जो है वो बेसिकली काम कर रहे हैं। एक है आपका प्लानिंग ऑफिसर, एक है प्रोडक्शन। प्लानिंग ऑफिसर के अंडर आते हैं आपका रूट क्लर्क, फिर आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हो गया, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हो गया और डिसिप्लिन हो गया। और आपका प्रोडक्शन जो ऑफिसर है उसके अंदर आएंगे आपके स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। और ये सब लोग जो है वो किसको, वर्कर्स को जो है वो क्या कहते हैं, रेगुलेट करने का काम करे बेसिकली। ठीक है ना। तो मेन बात जो है वो ये क्वेश्चन जो वो क्या पूछ रहा है कि बोलता है फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट वर्क अंडर द प्लानिंग इंचार्ज। तो इनमें से कौन सा प्लानिंग इंचार्ज के अंडर काम नहीं करता, तो ये तीनों प्लानिंग इंचार्ज के अंडर काम करते हैं, बट इंस्पेक्टर जो है वो प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर काम करता है। चलो जी, ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द अजम्पशन ऑफ द नीड हियरार्की थ्योरी गिवन बाय द मास्लो। तो अब्राहम मास्लो ने जो है वो नीड हियरार्की थ्योरी दिया था, उसके लिए जो है वो कुछ अजम्पशन यहां पे दी हुई है। बोलता है कौन सी अजम्पशन ठीक नहीं है। पहला, पीपल का बिहेवियर जो है वो उनकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। पीपल का बट नेचुरल सर जो हमारी नीड है उसके हिसाब से लोग जो क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। पीपल नीड्स आर इन हियरार्किकल, पीपल की जो नीड्स है वो आपके हियरार्की के अंदर होती है, एक क्रम के अंदर है। यस, बोलते हैं सेटिस्फाइड नीड मोटिवेटेड पर्सन। अगर कोई नीड सेटिस्फाइड ही हो गई, ये सेटिस्फाइड ईडी का मतलब जो नीड क्या हो गई, जो नीड सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो बोलता है जो नीड सेटिस्फाई होगी वो एक पर्सन को मोटिवेट करेगी। नहीं, एक पर्सन को मोटिवेशन जो है वो अगर कोई नीड सेटिस्फाई होगी
फुलर सेटिस्फेक्शन आ गया तो मोटिवेशन लेवल जो है वो जीरो हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो बोलता है जो अनसेटिस्फाइड नीड होती है ना, जो अभी नीड सेटिस्फाई नहीं है, वो एक पर्सन को मोटिवेट करती है कि और काम करने के लिए, ताकि वो अपनी इस नीड को सेटिस्फाई कर पाए। तो ये असम्पशन जो वो ठीक नहीं है। आंसर क्या है? थर्ड। आगे, कॉन्ग्रेचुलेट करना एम्प्लॉय को फॉर द गुड परफॉर्मेंस के लिए एंड अवार्ड देना उसको फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशन आर विच टाइप ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है? तो ये है जी आपका एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। तो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम के अंदर हम लोग जो है वो एम्प्लॉय ने, जिस एम्प्लॉय ने बढ़िया काम किया उसको हम क्या करते हैं? उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसको क्या करते हैं? अवार्ड देते हैं, ताकि क्योंकि उसने जो है वो वैल्यूएबल सजेशन दिया किसको? कंपनी को। तो उसके लिए जो प्रोग्राम है उसको बोलते हैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। आगे बोलता है ईच इंडिविजुअल शुड नो, हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए हु ही हैज टू टेक ऑर्डर फ्रॉम, किससे उसने ऑर्डर लेने हैं, एंड टू हुम ही इज अकाउंटेबल, और किसके लिए वो उसकी जवाबदेही है। हर इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पता होना चाहिए कि उसकी किसके लिए जवाबदेही है और किससे उसको ऑर्डर लेने हैं। ये हेल्प करेगा टू क्रिएट करने में एक हियरार्की स्ट्रक्चर, एक हियरार्की को बनाने में जो है वो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। और एंड ऑल्सो हेल्प करेगा कोऑर्डिनेशन बनाने में अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करो उस स्टेप को जो इंडिकेट करता है इस स्टेटमेंट को। तो इस स्टेटमेंट को कौन इंडिकेट करता है? कि हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि उसने किसको रिपोर्ट करना है, तो और हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि वो किसके लिए अकाउंटेबल है। तो इस स्टेटमेंट को जो है वो इंडिकेट करता है कौन? एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के अंदर हम लोग जो वो ये देखते हैं, हम यहाँ पे रोल असाइन कर दिया कि हम यहाँ बताएंगे कि कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट को बताया जाता है यहाँ पे कि आपने जो किसको जो है वो क्या करना है? रिपोर्ट करना है। तो आंसर जो आएगा वो क्या? एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आगे बोलता है स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो इंफॉर्म करते हैं व्हाट इज टू बी डन, कि क्या करना है, एंड डू नॉट, और क्या नहीं करना। तो ये कौन से स्टेटमेंट? तो प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा था आर विच टाइप ऑफ प्लान फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये है आपके रूल। तो रूल बेसिकली बताएंगे कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्या करना और क्या नहीं करना। आगे, इट इज अ कॉमन थ्रेड दैट रन थ्रू ऑल एक्टिविटी। ये कॉमन एक ऐसा थ्रेड है, ठीक है, एक कॉमन एक फैक्टर है जो हर एक्टिविटी लाइक परचेज, प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस, हर एक के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा और कंटिन्यूटी के अंदर रहेगा इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हर समय जो है आपको देखने को मिलेगा। इट इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के सभी फंक्शन के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग, चाहे स्टाफिंग, चाहे डायरेक्टिंग, चाहे कंट्रोलिंग, हर जगह पे। तो फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कॉन्सेप्ट जो स्टेट इन द गिवन स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट में किसके बारे में, किस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा हो रही है? दैट इज द कोऑर्डिनेशन। क्योंकि हम मानते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है? एसेंस है। कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है? एसेंस है किसका? मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के हर पॉइंट पे अब वो जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। जब हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा तो मैंने आपको बताया था, कुछ लोग बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो छठा फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन जो है वो छठा फंक्शन है मैनेजमेंट का। लेकिन बाद में लोगों ने जो है उसको क्या किया? क्लैरिफाई किया। वो बोले नहीं, ये सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, बल्कि ये हर फंक्शन के साथ में जो है वो क्या है? हर फंक्शन में इनहेरेंट है, ये हर फंक्शन के अंदर होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन किसी भी एक फंक्शन में नहीं है तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। तो ये जो बोल रहे हैं कि एक कॉमन थ्रेड, एक कॉमन फैक्टर जो रन करता है थ्रू ऑल द एक्टिविटी लाइक परचेज, प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस, हर जगह मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हर फंक्शन में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द कोऑर्डिनेशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो प्लानिंग का लिमिटेशन नहीं है? प्लानिंग की वजह से रिजिडिटी होती है, प्लानिंग की वजह से जो है वो क्रिएटिविटी कम होती है, प्लानिंग में नोट वर्क डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता, लेकिन प्लानिंग जो वो क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग हमेशा किसकी बात करती है? फ्यूचर की। तो ये लिए उसका लिमिटेशन नहीं है। आगे मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीन, नई मशीन के अंदर अगर आपने जो है वो क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है, पुरानी को क्या करके रिप्लेस करके उसकी जगह नई मशीन हम लेके आएंगे। तो ये कौन सा डिसीजन है? ये आपका कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आगे दिस एक्टिविटी स्ट्राइव टू अचीव द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्टिव। इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो दो ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है? जो दो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं वो कौन सा? पहला, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। एक तो ये एंश्योर करना कि हमारे पास में जो है वो एडिक्वेट अमाउंट के अंदर पैसा अवेलेबल हो, और दूसरा ये एंश्योर करना दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरी, कि फर्म जो है वो बिना बात के कोई भी पैसा इकट्ठा ना करे। तो ये जो है ये कौन सी ऐसी एक्टिविटी है? तो ये है बेसिकली आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोग जो डिसाइड करते हैं कि अपने को ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा चाहिए, किस किस सोर्स से हम जो उस पैसे को रेज कर सकते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यहां पे हम डिसाइड करते हैं कि कितना फंड अपने को चाहिए, कहां से हम फंड्स को ले सकते हैं, एक्सेट्रा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। इनमें से कौन सा जीरो कूपन बॉन्ड? पहली बात तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड? जीरो कूपन बॉन्ड, कूपन रेट क्या होता है? जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है।
ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग, जैसे हम बोलते हैं ना 10% डिबेंचर, तो दिस 10% इज नोन एज द कूपन रेट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कूपन रेट। तो जीरो कूपन रेट का मतलब जिसके ऊपर कोई भी आपको ब्याज नहीं मिल रहा। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा जीरो कूपन बॉन्ड है जो कौन इशू कर रहे हैं, आरबीआई इशू कर रहा है, किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है किसकी, फंड्स की। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है आरबीआई को कि आरबीआई तो मेरे बिहाफ पे जो है वो क्या कर दो, कुछ सिक्योरिटी जो है वो पब्लिक को क्या कर दो, इशू कर दो, ताकि पब्लिक से मैं पैसा रेज कर सके। तो उसको बोलते हैं हम लोग टी बिल, क्या बोलते हैं, टी बिल बोलते हो, ट्रेजरी बिल। तो इन पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, इनको डिस्काउंट पर जो है वो आरबीआई क्या करेगा, इशू करेगा, और एट पार पे इनको क्या कर देगा, रिडीम कर देगा। और जो डिफरेंस होता है वो उस होल्डर की, जो टी बिल होल्डर होता है उसकी क्या होती है, इनकम होती है। लाइक एक टी बिल था, उसको जो है वो मान लो 25,000 रुपए का टी बिल था, इसको आरबीआई ने जो है वो डिस्काउंट पे इशू किया 21,000 में, और बोल दिया आज 21,000 दो और एक साल के बाद में हम आपको जो है वो कितना दे देंगे, 25 दे देंगे। तो ये जो बीच का डिफरेंस है ये कितना, 4,000, दिस 4,000 इज द इनकम ऑफ द होल्डर। आगे बोलते हैं इट इज ए प्रिविलेज, एक प्रिविलेज है, एक हमने जो है वो क्या दिया, प्रिविलेज दिया, एक फैसिलिटी दिया, एक राइट दिया, गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो हम हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनको एक राइट दिया कि आप अगर चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं टू द न्यू इशू ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के टर्म एंड कंडीशन के बेस पर जो है वो आप नए शेयर को जो है वो इशू कर सकते हैं। मतलब कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोला कि हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि हम लोग मार्केट में जो है वो नए शेयर इशू कर रहे हैं, तो हम पहले आपको प्री एम्प्टिव राइट दे रहे हैं, क्या कि अगर आप चाहें तो आप कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो तो आप इस कंपनी के नए शेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये शो अब शेयर होल्डर के पास में जो है वो ऑप्शन है, वो चाहे तो खरीद सकता है और चाहे तो ऑप्शन को लैप्स भी कर सकता है। तो ये कौन सा है, ये जो राइट है ये कौन सा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, राइट इशू। क्या बोलते हैं, राइट इशू, और इसको प्री एम्प्टिव राइट भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। ओके जी सर, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉक एक्सचेंज जो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। सिंपल सा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेट द डेट सर्विस कवर रेशियो। तो डीसीएसआर को अगर निकालो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर इसमें आप ऐड करोगे डेप्रिसिएशन, ऐड करोगे इंटरेस्ट का खर्चा, ऐड करोगे नॉन कैश एक्सपेंस। ये बेसिकली जो है वो आपका क्या आ गया, ये आ गया टोटल वो प्रॉफिट जो अवेलेबल है किसके लिए, डेट को जो है वो क्या करना है, सर्व करने के लिए। और नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट। ये क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग ऑब्लिगेशंस है, और फिर आएगा रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर करेंगे तो आपका निकल के आएगा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। और ये किस में आता है, हमेशा टाइम्स में। रेशियो में हमने पढ़ भी लिया था, थोड़ा देख लेना एक बार। आगे एक पोर्शन का अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का वो पोर्शन जो कंपनी मांगती है ओनली एट द इवेंट ऑफ द वाइंड अप ऑफ द कंपनी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिजर्व कैपिटल। क्या बोलेंगे, रिजर्व कैपिटल। आगे बढ़िया वाला क्वेश्चन था ये, एक्स लिमिटेड ने इनवाइट करी थी एप्लीकेशन फॉर इशू 75,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक, एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। तो 10 रुपए का एक शेयर था और कंपनी ने उसको 12 रुपए में इशू किया, मतलब 2 रुपए प्रीमियम पे इशू किया, और 75,000 इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन मांगी। ठीक है, एप्लीकेशन जो थी 1,40,000 शेयर की रिसीव हुई, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, और कितना, 75,000 हमने मांगे थे और आगे एप्लीकेशन कितनी, 1,40,000। ओके, अब एक एप्लीकेंट था जिसने अप्लाई करे थे 8,000 शेयर। ठीक है, और उसने 8,000 शेयर अप्लाई करे, और उसने जो है एप्लीकेशन के दौरान ही सारा का सारा पैसा जो है वो क्या कर दिया, पे कर दिया। मतलब एप्लीकेशन में जो भी पैसा मांगा गया था उसके साथ ही उसने अलॉटमेंट फर्स्ट को सबका पैसा दे दिया। मतलब 10 रुपए का शेयर जो 12 में इशू किया तो उसने 12 के 12 रुपए दे दिए। ठीक है जी, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव बाय द कंपनी कंसीडरिंग दैट द अमाउंट पेबल ऑन द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज 5 रुपए पर शेयर। मान लो कि कंपनी ने एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो मांगे कितने, 5 रुपए पर शेयर, इसमें प्रीमियम भी क्या है, इंक्लूड है। तो मतलब जो 5 रुपए हमने मांगे, ये 3 रुपए तो किसके, कैपिटल के, और 2 रुपए जो है वो किसके, प्रीमियम के। तो 5 रुपए कंपनी ने जो है वो क्या करे, अगर मांगे हैं तो आपको बता दें कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला होगा। तो देखो 5 रुपए अगर मांगे तो सभी शेयर होल्डर ने 5 रुपए लगाए होंगे। यस, 75,000 शेयर के लिए आपने जो है वो क्या किया था, पब्लिक इशू निकाला, लेकिन आए कितने, 1,40,000। तो आपको पैसा कितना मिला होगा, 1,40,000 इंटू में 5। पहले तो ये जो पैसा आया होगा तो 1,40,000 शेयर का पैसा आया कितने के, 5 के हिसाब से, कितना, 7 लाख। और एक शेयर होल्डर था जिसने अप्लाई करते 8,000 शेयर, उसने क्या कर दिया, सारा पैसा भी दे दिया। तो ये 8,000 शेयर इसके अंदर भी इंक्लूड है। यस, तो अब इस 8,000 शेयर होल्डर ने जिसने 8,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, इस बंदे ने जो है बाकी अमाउंट भी दे दिया। 10 रुपए का शेयर 12 में इशू किया, 12 में से 5 तो एप्लीकेशन मंगा लिया, बाकी कितना बचा, 7 रुपए। तो 7 रुपए भी अभी पे कर दिए। तो एप्लीकेशन पे अपने को कितना पैसा मिला होगा, 7 रुपए ये मिल गया। तो 7×56 बोलते हो 7,56,000, इतना पैसा कंपनी को जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर टोटल मिला है। आंसर सेकंड। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल इन एडवांस इज प्रेजेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड एंड सब हेड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जो है वो शेड्यूल 3 के पार्ट 1 के अंदर जो है वो हम लोग कॉल इन एडवांस को कहां पे प्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी, और इसको कहां शो करेंगे, अदर करंट लायबिलिटी हेड में।
ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द टीडीएस, जब टीडीएस आपका कटता है तो कौन सा अकाउंट जो है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो आंसर क्या है, टीडीएस अकाउंट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट। सिंपल जनरल एंट्री का क्वेश्चन था। आगे, व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करोगे तो डिविडेंड पेड, जो डिविडेंड पे किया गया है बाय द फाइनेंशियल एंटरप्राइज, वो किस एक्टिविटी के अंदर आएगा, तो ये आएगा आपका किसमें, फाइनेंसिंग में। लेकिन अगर डिविडेंड रिसीव होता तो आता किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आगे बोलते हैं 31/2022 को एक फर्म है, उसके टोटल मिला के जो डेटर थे वो थे 1.5 लाख। फर्म के टोटल डेटर कितने थे, 1.5 लाख। ओके, और बैलेंस जो था 3,000 रुपए, वो था उसका प्रोविजन फॉर डेट, डाउटफुल डेट। तो 31/2022 को फर्म के टोटल डेटर थे 1.5 लाख और जो बैलेंस था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका कितना था, 3,000 का। ओके, ऑन द अबव डेट, इस डेट को एक नया पार्टनर जो है वो फर्म के अंदर क्या हुआ, एडमिट हुआ और ये डिसाइड किया गया कि हम क्या करेंगे, 2,000 के जो डेटर्स हैं उनको क्या कर देंगे, बैड डेट घोषित करेंगे। ठीक है, और मेंटेन करेंगे 5% प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट के लिए। ओके, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट द रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर मेंटेन द प्रोविजन ऑफ द डाउट एंड बैड एंड डाउटफुल डेट एट 5% ऑफ डेटर। आपको ये बताना है कि आप कितना नया प्रोविजन जो है वो क्या करोगे, क्रिएट करोगे। एक बात समझना, 31/2022 को हमारे टोटल नंबर ऑफ डेटर जो है वो कितने थे, ये बताओ जल्दी से। सर 31/2022 को हमारे टोटल जो डेटर थे वो थे 1.5 लाख। ठीक है, और हमने इनके रिस्पेक्ट में प्रोविजन कितना बना रखा था, सर हमको डर था कि 3,000 रुपए जो है हमारे क्या होंगे, डूब जाएंगे। ठीक है, और इस दिन 2,000 रुपए हमारे डूब गए। तो ये जो 3,000 का आपने प्रोविजन क्रिएट कर रखा है, इनमें से 2,000 तो डूब ही गए, यस 2,000 तो चले गए बैड डेट के तौर पे। अब आपको जो है वो फ्रेश प्रोविजन बनाना है, कितना, 5% का। ठीक है, अब पहले ये तो डेटर टोटल कितने हैं, सर डेटर थे हमारे 1.5 लाख के और 1.5 लाख में से 2,000 के तो बेड डेट ही हो गए, तो रह गए 1,48। 1,48,000 का 5% कितना, 7400 रुपए हमारा जो है वो बनता है कितना, प्रोविजन। अब क्वेश्चन ये है, क्या कोई ओल्ड प्रोविजन हमने बना रखा है, मतलब 7400 का टोटल प्रोविजन होना चाहिए। ठीक है, अब क्या ओल्ड प्रोविजन है, सर पहले 3,000 का प्रोविजन था जिसमें से 2,000 तो बेडेड ही हो गए, तो पुराना प्रोविजन 1,000 का हमारा ऑलरेडी बना हुआ है और चाहिए कितना, 7400। तो नया कितना प्रोविजन और बनाना है, 6400 का। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो कितना जाएगा, 6400। कितना, 6400। तो आपके पास प्रोविजन था कितना, जो ओल्ड हमारे पास में प्रोविजन था वो कितना था, 3,000, बेडेड हो गए 2,000। तो अभी ये 1,000 का प्रोविजन हमारे पास में जो है वो क्या है, अवेलेबल है, ये है अवेलेबल प्रोविजन। ओके, अब टोटल आपको प्रोविजन बनाना कितना था, 7400 रुपए का, क्योंकि 1,50,000 के टोटल डेटर से 2,000 तो आपके बेडेड हो गए, तो रह गए 1,48। 1,48 का 5% कितना, 7400। इतना प्रोविजन होना चाहिए, इतना प्रोविजन होना चाहिए और 1,000 का प्रोविजन ऑलरेडी हमारा अवेलेबल अभी भी है। तो अब क्या होगा, तो अब हम 6400 का प्रोविजन और बनाएंगे। तो आंसर जो है वो कितना, 6400। ओके जी सर, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी 3 पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो था 3, 2, 5। ओके, बी रिटायर हो गया और जो नया प्रॉफिट शेयर रेशियो ए और सी का जो है वो कितना था, 5 और 3। ओके, जब बी रिटायर हुआ तो गुडविल जो थी फर्म की वो थी कितनी, 3 लाख रुपए की। ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 3 लाख का। और अब ये डिसाइड किया गया कि हम ट्रीट करेंगे गुडविल को विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, गुडविल का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो जब कभी भी गुडविल का अकाउंट ओपन ना हो तो क्या होगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है और एंट्री क्या होती है, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर अकाउंट। ठीक है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड ऑन द बी रिटायरमेंट। अब देखो इसको समझो, ओल्ड रेशियो था एबीसी का 3, 2, 5 का, न्यू रेशियो ए और सी का 5 और 3 का। अब गेनिंग रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। तो ए का गेनिंग रेशियो निकाला, आ गया 26/80 और बी तो रिटायर ही हो गया, तो बी ने तो सारा सैक्रिफाइस कर दिया। और सी का गेनिंग रेशियो निकाला तो 3/8 माइनस 5/10, तो ये आ गया माइनस का 10/80। इसका मतलब ए ने सिर्फ गेन किया है और बी ने क्या किया, सैक्रिफाइस। तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो यहां पे हमारी जो जनरल एंट्री होती है वो क्या होती है, गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइसर। अब यहां पे गेन किसने किया, ओनली ए ने, तो ए को डेबिट करेंगे। ए को डेबिट करेंगे कितने से, 3 लाख इंटू में 26/80, 97,500 से। और बी और सी जो है वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। बी को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 लाख का 2/10, इसको तो अपना रेशियो मिल जाएगा 2/10 कितना, 60,000। और सी को जो जितना उसने सैक्रिफाइस किया, सी ने कितना सैक्रिफाइस किया, सी ने 10/80 सैक्रिफाइस किया, तो सी को जो पैसा मिलेगा 3 लाख का 10/80 बोलते 37,500। तो ये एंट्री आपका किया जाएगा। अब यहां पे जो है ऑप्शन क्या है, देखो डेबिट करेंगे ए का अकाउंट कितने से, 97,500 से, और क्रेडिट करेंगे बी का अकाउंट 60,000 से, और सी का अकाउंट कितने से, 37,500 से। तो आंसर क्या आएगा, 3rd। चलो जी, चलो आगे। बोलते 1/4/2021 को बैलेंस जो था बीआर अकाउंट के अंदर, बिल रिसीवेबल अकाउंट के अंदर जो आपका बैलेंस था वो था 10,000। शुरुआत में आपका बैलेंस कितना था बीआर अकाउंट में, 10,000। ओके, और फिर 31/3/2022 को और जो क्लोजिंग बैलेंस था वो था कितना, 8,000।
ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर, इस पीरियड के अंदर जो है जो बीआर थे 4,000 रुपए के, वो तो क्या हो गए, डिसऑन हो गए। मतलब डेटर ने हमको जो है वो बिल दिया था और वो क्या हो गया, डिसऑन हो गया। ठीक है। और जो बीआर आपने इस पीरियड के अंदर मैच्योर करवाए वो कितने हुए, 24,000 के। आपको बताना इस पीरियड में आपको कितना डेटर टोटल मिला होगा। तो देखो जी, ये था मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना, 10,000, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना, 8,000। अब 4,000 के जो बीआर थे वो क्या हो गए, डिसऑन हो गए। तो अगर बीआर खत्म होंगे तो डेटर क्रिएट होंगे, तो कहां पे एंट्री होगा, बीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि बीआर हमारी क्या एसेट है। यस, तो एसेट जब जब बढ़ेगी तो डेबिट में, और जब जब खत्म होगी तो क्रेडिट में। तो बीआर अगर डिसऑन होगा तो बीआर खत्म हो जाएगा, तो यहां आएगा बाय डेटर। अब दोबारा से एंट्री क्या होगा, जब बीआर खत्म हो, जब बीआर मिलता है तो एंट्री क्या होती है, बीआर डेबिट टू डेटर, ऐसा होता है। यस, और अगर बीआर डिसऑनर हो जाएगा तो एंट्री क्या होगी, एंट्री इसका रिवर्स एंट्री मानना पड़ता है, एंट्री होगी डेटर डेबिट टू बीआर। यस और नो, यस। तो यहां पे बीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमने कर दिया 4,000 के, तो ये ठीक है, जो बीआर डिसऑनर हो गया। और हमको 24,000 के बीआर जो है वो ओनर भी हुए थे, तो मतलब 24,000 रुपए बीआर से मिल भी गया, तो यहां एंट्री कर दिया बाय बैंक अकाउंट, कितना, 24,000। एंट्री क्या हुई होगी वैसे, एंट्री बताओ एक बार सर। एंट्री होगा बैंक अकाउंट, क्योंकि बीआर जब मैच्योर होगा तो हमको पैसा मिलेगा, एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो बीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमने कर दिया बाय बैंक अकाउंट। अब इसको टोटल कर लो, कितना गया, 36। 36 में से ओपनिंग बैलेंस है 10, तो इसका मतलब इस साल जो अपने को बीआर मिले होंगे वो कितने मिले, 26,000 के। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया 26,000। तो आंसर जो आएगा वो कितना, 26। तो अमाउंट ऑफ बीआर जो अपने को रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो कितना होगा, 26,000 का। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एआईएस, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में कुछ बातें बता के इनमें से बताना कौन सा करेक्ट है। देखो एआईएस बेसिकली पार्ट किसका, एमआईएस का। तो पहले में ये कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो वो पार्ट है एक्चुअल में किसका, एमआईएस का। तो एआईएस जो है वो पार्ट है किसका, एमआईएस बहुत बड़ा एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, उसके अंदर आपका एआईएस भी आता है। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो किस तरह का रेशियो है, तो वो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जी। ठीक है, आगे एक इन्वेस्टमेंट क्वालिटी एज कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन इट हैज द शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी ऑफ, कितना, इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट कब मानेंगे, जब उस इन्वेस्टमेंट को जिसने आपने होल्ड किया वो उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाए। तो क्या एन इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई करेगा एज ए कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन इट हैज ए शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी ऑफ कितना, 3 मंथ और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो आंसर क्या आएगा, 3 मंथ और लेस। आगे, which of the following concept of accountancy states that a conscious approach should be adopted in ascertaining the income so that the profit are not overstated। तो वो कौन सा है, कंजर्वेटिज्म, जिसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, प्रूडेंस भी बोलते हैं। और ये क्या बोलते हैं कि फ्यूचर में होने वाले जो भी प्रॉफिट्स है उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे जब तक वो एक्चुअल में रियलाइज ना हो जाए, और फ्यूचर में होने वाले जो भी हमारे लॉसेस उनको आज ही प्रोविजन उनका क्रिएट कर लेंगे। आगे, गुड्स जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करे एज ए फ्री सैंपल विल बी रिकॉर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडियरी बुक। तो जनरल प्रॉपर के अंदर उनका जो है वो क्या होगा, एंट्री होगा। आगे, इक्विटी जो है कंपनी की वो थी 15 लाख, ठीक है, और डेट से कितने, 5 लाख। व्हाट अमाउंट ऑफ एडिशनल लॉन्ग टर्म लोन, कितने एडिशनल लॉन्ग टर्म लोन हमको लेने पड़ेंगे अगर कंपनी कैन टेक सो दैट मेंटेन दैट, अगर कंपनी डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना चाहती है कितना, 0.5:1। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेट इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेट अपॉन में इक्विटी। और ये अगर अपने को क्या चाहिए, 0.5, तो इसका मतलब जो है वो डेट अपने को कितना चाहिए, 0.5 अपॉन में इक्विटी कितना है अपना, 15 लाख, ठीक है। तो डेट टोटल कितना होना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर लो यहां से, तो डेट होना चाहिए कितना, 7.5 लाख। 7.5 लाख का टोटल डेट होना चाहिए। अगर 7.5 लाख का डेट होगा तो हमारा डेट इक्विटी रेशियो जो आएगा वो कितना निकल के आएगा, बोलो सर। अगर 7.5 लाख का डेट होगा तो हमारा डेट इक्विटी रेशियो जो 0.5 निकल के आएगा। ओके, अब 7.5 लाख के डेट में अपने पास पड़े कितने, 5 लाख। तो अपने को एक्स्ट्रा कितने डिवेंचर और इश्यू करने पड़ेंगे, तो वो है बोलो 2.5 लाख। तो आंसर क्या आएगा, 2.5 लाख। चलो भी आगे, अरे ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जी लिमिटेड, बढ़िया वाला क्वेश्चन था, धाकड़ क्वेश्चन था। जिस बच्चे का ये क्वेश्चन अगर सही है ना तो मैं मानता हूं कि उसका तो सिलेक्शन 100% है। चलो देखते हैं। जी लिमिटेड है, उसने इनवाइट करा एप्लीकेशन 10,000 शेयर की, इक्विटी शेयर जो है उसने इश्यू कर 10 रुपए का एक शेयर था और 4 रुपए पर शेयर प्रीमियम पे उसने इश्यू कर दिया। तो 10 रुपए वाली चीज जो है उसने 14 रुपए के अंदर क्या कर दी, इश्यू कर दी, ठीक है। 5 रुपए जो है वो मांगे गए एप्लीकेशन पे, कितने, 5, और इसके अंदर ये बोल दिया 5 में 2 रुपए प्रीमियम है, तो इसका मतलब 3 रुपए तो है कैपिटल का, 2 रुपए है किसका, सिक्योरिटी प्रीमियम का। ओके, इसके बाद फिर बोला गया 4 रुपए मांगे गए अलॉटमेंट पे, 4 रुपए, ठीक है, और इसके अंदर जो है ये बोल दिया कि 2 रुपए प्रीमियम है, तो इसका मतलब 2 रुपए जो है कैपिटल और 2 रुपए जो है वो क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है जी। फिर आगे जो है वो क्या बोला गया, एंड बैलेंस जो था वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो बैलेंस मतलब फर्स्ट कॉल के अंदर कितना बचा, सर 3 रुपए तो यहां मांग लिए, 2 रुपए यहां मांग लिए, 5 हो गए, तो 5 रुपए फर्स्ट कॉल के अंदर हो गया, ठीक है जी। अब आगे क्या बोलता है, बोलता है एप्लीकेशन अपने को मिली 12,000 शेयर की।
हमने शेयर कितने इशू करे 10,000 और अपने को एप्लीकेशन मिली कितने की 12,000 शेयर की वो रिसीव एंड अलॉटमेंट जो है वो किया गया प्रोरेटा बेसिस, मतलब जिसने 12,000 शेयर लगे उनको 10,000 शेयर हमने क्या कर दिया अलॉट कर दिया। ओके, एक्सेस मनी जो रिसीव हुई थी एप्लीकेशन पे ये बोल दिया कि उसको हम एडजस्ट करेंगे टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। ठीक है जी, कर लेंगे, ये ना बोलता तो भी हम जनरली करते ही हैं। आगे कपिल एक पर्सन था जिसको 5,000 शेयर जो है वो क्या करे अलॉट करे, अप्लाई नहीं 5,000 शेयर उसको अलॉट करे, तो बट नेचुरली कि उसने अप्लाई ज्यादा करे होंगे, यस उसको 500 शेयर जो वो क्या करे अलॉट करे, वो फेल हो गया टू पे द अलॉटमेंट अमाउंट और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसके जो शेयर थे वो इमीडिएटली क्या कर दिया फॉरफिट कर दिया। आपको बताना है द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन कपिल शेयर वाज, कि कपिल के जो शेयर जब हमने फॉरफिट करे हैं तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा ये बताना है आपको। बताओ सर, हम बताते हैं सर, पहले आप बताओ। चलो मैं बताता हूं, ध्यान देना, बहुत बड़े वाला क्वेश्चन है, समझना। 10 रुपए का शेयर था, 14 रुपए में इशू कर दिया, तो मतलब यहां पे जो है वो 10 रुपए तो आपकी कैपिटल के और 4 रुपए हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम के, यहां तक तो ओके, यस ठीक है। एप्लीकेशन में मांगे 5 रुपए, अलॉटमेंट मांगे 4 और फर्स्ट कॉल मांगे 5, तो टोटल मिला के जो है कितना हो गया 5 5 10 और 4 14, ठीक है, जिसमें 4 रुपए तो प्रीमियम हो गया। ओके, यहां पे 3 रुपए जो है मतलब 2 रुपए प्रीमियम है, तो मतलब 3 रुपए कैपिटल के, यहां 2 रुपए प्रीमियम तो मतलब 2 रुपए कैपिटल के, तो ये कैपिटल और ये कैपिटल, ठीक है जी, हो गया। अब यहां पे जो है वो क्या, कपिल जिसको 500 शेयर अलॉट करे हैं उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया बट अलॉटमेंट का नहीं दिया, ठीक है। अब कपिल को अगर हमने 500 शेयर अलॉट करे तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कपिल को जो है वो कितने शेयर, कपिल ने कितने शेयर अप्लाई किए होंगे पहले ये बताओ। सर कपिल को अगर 500 शेयर दिए, जिसने 12,000 शेयर अप्लाई करे उनको 10,000 मिले, तो कपिल ने अगर 500 कपिल को मिले तो कपिल ने अप्लाई कितने किए होंगे, तो कपिल ने हमने यहां पे निकाल लिया, कपिल ने अप्लाई किए कितने 600 शेयर, तो कपिल ने 600 शेयर अप्लाई किया, उसको मिले कितने 500 शेयर। अब कपिल के एप्लीकेशन पर कितने पैसे अपने को टोटल मिले होंगे, कपिल ने तो 600 के हिसाब से अपना जो है वो क्या कर दिया होगा, बोलो। कपिल ने तो 600 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन लगा दिया, 600 इंटू में 5, क्योंकि एप्लीकेशन पे कितने पैसे मांगे 5, तो कपिल ने अपने को पैसे दे दिए टोटल मिला के कितना 3,000 रुपए, ठीक है। अब 3,000 रुपए में एप्लीकेशन पे जो एडजस्ट होंगे कपिल के वो कितने होंगे, वो होंगे 500 शेयर के, 500 शेयर के 5 के हिसाब से कितने 25 एडजस्ट हो जाएंगे, जिसमें से 3 रुपए तो आपके कैपिटल के और 2 रुपए हो गए प्रीमियम के। यस और नो बोलो, यस सर बिल्कुल सही बात है। तो मतलब 2500 तो एडजस्ट हो गए, ठीक है। अब 2500 में 1,000 रुपए तो प्रीमियम आ गया, ये तो चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, और जो ये 1,500 रुपए कैपिटल है ये हम जब्त कर लेंगे, क्योंकि शेयर फॉरफीचर में क्या जाता है कैपिटल का पैसा जो अपने को फॉरफिटेड शेयर पर रिसीव हुआ था, तो 1,500 रुपए एप्लीकेशन के मिल गए थे। अब बाकी बच गए कितने 500, जो एप्लीकेशन पे कपिल के 500 रुपए फालतू आए थे जिसको हम आगे एडजस्ट करने वाले थे अलॉटमेंट पे। अब क्वेश्चन ये आता है ये 500 रुपए को मैं क्या मान लूं, ये 500 रुपए इसको मैं कैपिटल मानूं या इसको प्रीमियम, क्योंकि यहां देखो यहां पे 2 रुपए कैपिटल के भी और 2 रुपए प्रीमियम के भी है। तो जब आपको मैंने ये क्वेश्चंस करवाए थे, जब ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो आपको मैंने बताया था कि अगर कभी ऐसा जो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो और शेयर को इश्यू किया जाए प्रीमियम पे, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको एप्लीकेशन पे मिला उसको क्या मानेंगे, तो उसको हम लोग जो है वो 2 ऑप्शन है, या तो प्रीमियम मान लोगे और या फिर उसको क्या मानोगे कैपिटल मानोगे। तो हमने पढ़ा था कि हम उसको क्या मान के करेंगे कैपिटल मान के। तो ये जो 500 रुपए आपको एक्सेस मिले ये किसके हैं कैपिटल के नाम के। अब यहां बताओ एक बार कपिल के अलॉटमेंट पे कैपिटल के पैसे आने कितने थे, सर कपिल के पैसे आने थे 500 शेयर के 2 रुपए के हिसाब से, क्योंकि टोटल तो अलॉटमेंट के 4 रुपए हैं, लेकिन 4 रुपए में 2 रुपए तो क्या है बोलो सर, 4 रुपए में 2 रुपए तो प्रीमियम है और 2 रुपए कैपिटल, तो कैपिटल के कितने आने थे 1,000, तो हम ये मानेंगे 500 रुपए इसके ऑलरेडी यहां पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन ये है फॉरफीचर अकाउंट में जो शेयर जब्ती अकाउंट है उस जब्ती अकाउंट में आप क्या बोलोगे कितने पैसे गए, तो जब्ती अकाउंट में बोलेंगे 2,000 गए, 1,500 तो एप्लीकेशन के ये वाले हाईलाइट कर देता हूं ये वाले, क्योंकि जो 500 इंटू में 2 ये 2 रुपए जो प्रीमियम है इस प्रीमियम का कोई लेन देन नहीं, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे एप्लीकेशन के जो अपने को मिला 3 रुपए के हिसाब से वो हमारा जाएगा शेयर फॉरफीचर में, और अलॉटमेंट के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट अपने को मिल गया था ये 500 रुपए, तो ये 500 रुपया जो है एक्सेस एप्लीकेशन मनी हैज बीन यूटिलाइज, इसको यूटिलाइज करेंगे फॉर द शेयर कैपिटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे कि 500 रुपए हमको जो है वो मिले, वो किसके लिए मिले, वो शेयर कैपिटल के लिए मिले, ना कि प्रीमियम के लिए। तो ये प्रीमियम का पार्ट नहीं है, ये किसके लिए मिले शेयर कैपिटल के लिए। ओके, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो आएगा वो क्या एप्लीकेशन के 1,500 और अलॉटमेंट कितने 500, टोटल मिला के कितने 2,000, तो आंसर जो है वो कितना है 2,000। ओके यस और नो, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं इंडिकेट द इंडिकेटिव एक्टिविटी दैट कैन बी अंडरटेकन बाय द कंपनी अंडर द CSR के अंदर जो होती है, ठीक है, तो वो किस शेड्यूल में, तो कंपनी के शेड्यूल नंबर 7 के अंदर जो है वो बताई गई है,
ठीक है, जिनके ऊपर खर्चा करना होता है। आगे, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंदर कौन सा फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर अंडर द करंट परचेजिंग पावर। तो करंट परचेजिंग पावर टेक्निक के अंदर हम लोग जो क्या करते हैं कि हम सबसे पहले जो क्या करंट ईयर का जो इंडेक्स लेके चलेंगे अपॉन में बेस ईयर का इंडेक्स। तो यहां क्या आएगा, प्राइस इंडेक्स एट द करंट पीरियड अपॉन प्राइस इंडेक्स एट द हिस्टोरिकल पीरियड। ये इनटू में 100 नहीं करना होता, ये बात ध्यान रखना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो उसके कौन सा उसका कारण नहीं है। तो अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इफ पार्टनर जो है अनरजिस्टर्ड फर्म का कैन नॉट फाइल ए सू अगेंस्ट द फर्म एंड द अदर पार्टनर। बिल्कुल। ए फर्म कैन नॉट फाइल ए सू अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। यस। फर्म कैन नॉट फाइल ए सू अगेंस्ट द पार्टनर। यस। लेकिन चाहे आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड ना करवाया हो तो भी एक पार्टनर के द्वारा जो काम किया गया वो उस काम से बाकी पार्टनर को भी बाइंड कर लेता है। पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट लीगली बाइंड, बोलता है कैन नॉट लीगली बाइंड द अदर पार्टनर फॉर द एक्शन टेकन बाय हिम इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। तो फर्म के लिए अगर मान लो ए और बी और सी तीन पार्टनर थे और तीनों जो है वो मिलकर के काम कर रहे हैं और इन्होंने अपनी फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो यहां पे ये बोलता है कि चाहे आपने अपनी फर्म को रजिस्टर्ड ना करवाया हो तो भी ए ने अगर कोई काम कर दिया फर्म के लिए तो बी और सी को वो बाउंड कर देगा, चाहे 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 रजिस्ट्रेशन हुआ चाहे नहीं। और ये बोला कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता है भाई। तो ये बात ध्यान रखना, पार्टनर जो है अनरजिस्टर्ड फर्म का कैन नॉट नहीं बल्कि कैन भी लीगली बाइंड कर सकता है अदर पार्टनर्स को फॉर द एक्शन टेकन बाय हिम इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है, आंसर है 4। आगे, हुंडी मेड पेबल टू अदर टू ऑर्डर। जो ऑर्डर के ऊपर हुंडी का पेमेंट होती है, मतलब जब ऑर्डर दिया जाएगा उसी टाइम जो है वो पेमेंट होगा। तो फिक्स टर्म के लिए जो हुंडी होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिरमानजोग। क्या बोलते हैं, फिरमानजोग। रट्टा मार देना थोड़ा सा। विच द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ई बिजनेस की। ई बिजनेस की लिमिटेशन सबसे बड़ी जो है वो क्या है, पर्सनल टच यहां पे नहीं होता। आगे, वेयर हाउस डेट आर लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट। अभी कल भी हमने ये पढ़ा कि कौन सा ऐसा वेयर हाउस है जिसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया, ठीक है, कि वो एक्सेप्ट करेगा इंपोर्टेड गुड्स प्रायर टू द पेमेंट। जब तक आपकी जो गुड्स है वो कस्टम्स से क्लियर नहीं हो जाती तब तक आपका जो गुड्स है, जिस वेयर हाउस में पड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बॉन्डेड वेयर हाउस। क्या बोलेंगे, बॉन्डेड। कल हमने 5 तरह के वेयर हाउस पढ़े थे, ध्यान रखना, उसमें था बॉन्डेड। आगे, एन एंटरप्राइज जो डेवलप करती है कल्चर ऑफ केयरिंग फॉर पीपल एंड एनवायरमेंट एंड कमांड करेगा हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी इन द डीलिंग अदर। तो वो कौन सी है, वो एथिकल। तो क्या बोलेंगे, एथिकल रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज होती है। तो ऐसी एंटरप्राइज को क्या बोलेंगे, ये एक एथिकली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज है। आगे, फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च एनालिसिस, रिसर्च करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर को हम लोग जो बेसिकली यूज करते हैं, तो वो है एसएपी। इनमें से एसएपी, वैसे रिसर्च करना है तो उसके लिए आएगा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव के लिए क्वांटिटेटिव के लिए सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो है एसपीएसएस, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। ये होता है किसके लिए, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। और क्वालिटेटिव डेटा के लिए सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज है वो है कौन सा, एनवीवो। कौन सा, एनवीवो। लेकिन यहां पे ये बताया कि ये 4 आपको सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, तो इनमें से फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च एनालिसिस कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो है कौन सा, एसएपी। बोल दो सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, ठीक है जी। आगे, बोलते अकाउंटिंग वाउचर जो प्रिपेयर किया गया फॉर ट्रांजैक्शन मल्टीपल, एक ट्रांजैक्शन जिसमें मल्टीपल डेबिट है और मल्टीपल क्रेडिट है, तो उसके लिए कौन सा अकाउंटिंग वाउचर हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं, कंपाउंड वाउचर, ठीक है जी। आगे, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर राइट, इनमें से कौन सा ऐसा कंज्यूमर राइट है कि बिजनेस फर्म खुद से सेटअप करती है अपना खुद का ओन कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल। कंज्यूमर मतलब जो कंपनी है, मतलब जो कंपनी ने खुद का ही जो है वो एक उपभोक्ता शिकायत करने के लिए जो है, मतलब उपभोक्ता जो शिकायत करते हैं उसके लिए खुद का एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया। तो वो कौन सा है, वो है आपका राइट टू बी हर्ड, सुनवाई का अधिकार। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क यूज फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए कौन सा होता है, आईएसआई, सिंपल सा है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बोलता माइनर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। माइनर जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर नहीं होता। क्या बात कर रहे हो सर, जन्म से वो जो है वो मेंबर बन जाएगा, गलत है, तो ये इनकरेक्ट है। आगे, रिगार्डिंग फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सेट करेक्ट नहीं है, मतलब फैक्टर बता रखा है मोस्ट एडवांटेजेस टू लीस्ट एडवांटेजेस। तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल जो है वो कंपनी के केस में ज्यादा होती है, पार्टनर या पार्टनरशिप में। सर कंपनी केस में मोस्ट एडवांटेजेस जो है वो कंपनी केस में, तो ये उल्टा है। आगे पढ़ लो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किस में कर सकते हो, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वहां पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप में नहीं कर सकते। कंटिन्यूटी, कौन सी मतलब फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, कंपनी पार्टनर के आने मेंबर के आने का, मेंबर के चले जाने का कंपनी के फॉर्मेशन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ऐसा नहीं होता। ईज ऑफ फॉर्मेशन किस, मतलब कौन सी ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको बनाना बहुत ही ईजी है, तो वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये जो है वो क्या उल्टा लिखा हुआ है। आगे, विच वन द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट इकोनॉमिक, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है जो पैसा कमाने के लिए नहीं की गई है। तो फार्मर ने ग्रो किया राइस फॉर ओन कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर हमने कोई फसल उगाई है तो वो आपकी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी
नहीं है। आगे, विच वन द फॉलोइंग कॉज ऑफ रिस्क कम अंडर द कैटेगरी इकोनॉमिक कॉज, इसमें से कौन सा ऐसा रिस्क है जो इकोनॉमिक आर्थिक कारण जो है वो है आपका, मतलब इकोनॉमिक कॉज है, ठीक है। तो फ्लड एंड अर्थक्वेक ये तो आपका नेचुरल कॉज हो गया, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग वाला हो गया, लेवी ऑफ द हायर टैक्सेस, तो गवर्नमेंट के द्वारा अगर मान लो जो है वो क्या किया गया, टैक्स रेट को बढ़ा दिया गया, तो ये आपका इकोनॉमिक कॉज है। आगे, Which on the following is not an example of the joint venture in India, इनमें से कौन सा joint venture का एग्जांपल नहीं है, तो वो इंडियन रेलवे, क्योंकि ये जो पार्ट है किसका, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। आगे, Which on the following is mainly popular category of business service, इनमें से कौन सा बिजनेस सर्विस है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, टोटल मिला के हमने 5 पढ़े थे, हमने पढ़ा बैंकिंग, हमने पढ़ा इंश्योरेंस, हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन, टेलीकॉम कम्युनिकेशन वाला, एक हमने पढ़ा था वेयरहाउसिंग वाला, और एक हमने और पढ़ा, बोलो कौन सा, बोलो, ट्रांसपोर्टेशन। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग ये सब जो है वो बिजनेस सर्विसेज है, बाकी भी सर्विसेज है लेकिन ज्यादा पॉपुलर नहीं है। आगे, रिस्पेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट एंड डिग्निटी ऑफ द पीपल बाय अ बिजनेस फर्म इन द कंडक्ट ऑफ द ऑपरेशन फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ये कौन सा सोशल रिस्पांसिबिलिटी हमने निभाया था, वो है एथिकल रिस्पांसिबिलिटी, जब हम दूसरे के धर्म की भी जो है इनकी क्या करते हैं, इज्जत करते हैं, ये सब। आगे, द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिटेलर, रिटेलर का क्लासिफिकेशन क्या गया, एज इटिनरेंट रिटेलर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस, किस बेस पर हम जो ये जो है आपने ये बाय क्लासिफिकेशन किया, तो ये होता है प्लेस के बेस पर, किसके प्लेस के बेस पर, कि इटिनरेंट रिटेलर कौन से होते हैं, जिनका अपना खुद का जो है कोई परमानेंट प्लेस नहीं होता, हु डू नॉट हैव ए फिक्स डिसाइडेड प्लेस ऑफ बिजनेस, तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस, तो इसके बेस पर, प्लेस ऑफ बिजनेस के बेस पर हमने एक कैटेगरी बनाई है। आगे, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ द फिक्स्ड शॉप लार्ज स्टोर, इनमें से कौन सा जो है वो फिक्स शॉप लार्ज स्टोर में कवर नहीं है, जनरल स्टोर ये नहीं है, डिपार्टमेंट स्टोर तो फिक्स शॉप लार्ज स्टोर होते हैं, यस, सेकंड हैंड गुड शॉप ये भी आपका जो छोटी शॉप्स होती हैं ये भी इसमें कवर नहीं है, चेन स्टोर ये कवर होते हैं आपके किसमें, ये फिक्स शॉप लार्ज स्टोर होते हैं, तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या, जनरल स्टोर और आपका सेकंड हैंड गुड्स, बोल तो सेकंड। आगे, Which one of the following set is not correct to differentiate the domestic business and the international business, इनमें से कौन सा सेट जो है करेक्ट नहीं है। पहला, नेशनलिटी ऑफ वन नेशन डिफरेंट कंट्री पार्टिसिपेंट बायर एंड सेलर, तो बोलता है डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर जो है वो वन नेशन पार्टिसिपेंट्स ही होते हैं, एक देश के लोग होते हैं, और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर अलग अलग देशों के लोग होते हैं। आगे, मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन, फैक्टर प्रोडक्शन का मोबिलिटी मतलब इजिली उनको एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना, बोलता है डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर वो लेस मोबिलिटी होती है, उल्टा लिख रखा है, डोमेस्टिक बिजनेस में आप इजीली जो है वो फैक्टर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैक्टर को ले जाना बहुत ही मुश्किल है, तो ये आपका क्या है, गलत है। आगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोर्स ऑफ फंड इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सोर्स ऑफ फंड्स के रिगार्डिंग जो है वो क्या है, गलत है। पहला, इक्विटी शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग जो वो ओनर फंड होते हैं, यस होते हैं। पब्लिक डिपॉजिट एंड बोरोड फंड रेज एक्सटर्नली फॉर मीडियम टर्म के लिए, यस ये भी है। दो द सोर्स ऑफ फैक्टरिंग इज एक्सटर्नल है, जो सोर्स ऑफ फैक्टरिंग है एक्सटर्नल है, एट एज यूज एज शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फंड, क्या फैक्टरिंग को आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के फंड के तौर पे यूज कर सकते हो क्या, नहीं सर, जो फैक्टरिंग है वो बेसिकली क्या है कि हम अपने डेटर उनको गिरवी के तौर पे रखते हैं, तो ये जो है वो क्या है, गलत है, तो ये स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग सोर्स ऑफ फंड जो है वो क्या है, फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, थर्ड। ओके जी सर, आई होप कि क्वेश्चन ने आज आपके धुएं थोड़े बहुत उड़ा दिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं वही कहूंगा कि एग्जाम में जाने से पहले अगर ये क्वेश्चन अगर आप करके जा रहे हैं और आपको ये समझ में आ गए तो कितना बढ़िया हो गया, कल को अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कितना सही चीज होगी। क्योंकि देखो जो कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने कितने क्वेश्चन तो अभी तक करवा दिया, आज अपना ये 7वां है, ठीक है ना, और 7वें के अंदर मतलब मोटा मोटी 350 क्वेश्चन में कर लिए। जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो यही बनते हैं। मैंने आपको कल भी एक बात बोली थी कि एग्जाम में जाने से पहले लगभग मैं 2000 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इन 2000 में से ही आपका पूरा का पूरा पेपर है, कोई बड़ी बात नहीं है। 80 क्वेश्चन आपके आने हैं, वो 80 के 80 क्या आता है, इन 2000 में से ही है। तो इसीलिए मैं आपको बारी बारी जो है वो फोर्स कर रहा हूं कि आप कंटेंट के ऊपर तो फोकस करना है, जो आपको मैंने पढ़ाया, सिलेबस पूरा कर लिया हमने, वो तो बढ़िया तरीके से करके जाना है, रिवीजन अच्छे से होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा तो क्वेश्चन ढंग से आएगा, और जो ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस के अलग भी दे रखे वो भी करके जाना, वो भी छोड़ने नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं खुद करवा रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बढ़िया तरीके से करके जाना, ठीक है ना जी। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का बहुत वेट रहता है हमें, और आप कमेंट करते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छे कमेंट करते तो, और अगर कोई सजेशन आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना जी सर। चलो अभी के लिए भाई इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।